अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ उमैर बशीर मौजूद है। उमैर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। कल का दिन जो गुजरा है वो ऐसा गुजरा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बहुत सारे लोगों ने बराह रास्त फ़ोन पर बात की है। उमैर, मुझे मूवी जो है ना वो याद आ जाती है। आपको याद होगा कि इस तरह की एक मूवी आई थी कि एक दिन का वज़ीर आला बनता है और वो बैठ कर ऑनलाइन और ऑन एयर लोगों से बात करता है, उनके मसले मसाइल सुनता है। तो उसी का रिकैप जो है ना मुझे वो कल लगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे शहरियों से फ़ोन पर बात की और बराह रास्त टीवी पर बात की और उनके मसाइल सुने। और सबसे इम्पॉर्टेंट मसला महंगाई। हर बंदे ने आकर सबसे पहले तो महंगाई की बात की और वज़ीर-ए-आज़म ने भी एतराफ़ किया कि हाँ महंगाई है। अच्छा ऐसा सवाल ये कि जो तनकीद की जा रही है, आपकी उस हवाले से क्या राय है? आप कैसे समझती हैं कि प्लांटेड कॉल्स थी और रिकॉर्डेड कॉल्स का भी इल्ज़ाम मैंने देखा है कि एक मेरी नज़र से ये भी इल्ज़ाम गुजरा कि रिकॉर्डेड कॉल्स थी, पहले से रिकॉर्ड की गई थी और अपने लोगों से कॉल्स करवाई की, क्योंकि जितनी शिद्दत के मसाइल हैं इस मुल्क में उस इंटेंसिटी के सवालात नहीं थे। ये तो मानना पड़ेगा। ये मैं अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे इस बारे में कोई नहीं है कि प्लांटेड थे या नहीं। देखिए, तनकीद तो होती है, इल्ज़ाम तो लगते हैं और डेफिनेटली ऑपोजिशन की जानिब से इस पर तनकीद होनी थी। हमें पता था इस बात का कि इस पर तनकीद होगी, लेकिन फिर भी एक कोशिश उनकी जानिब से की गई है कि आवाम के साथ किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होकर देखा जाए और आवाम को बताया जाए कि आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ ही खड़ा हुआ है। बिल्कुल, बहरहाल एक अच्छा इनिशिएटिव था और इस पर मजीद भी बात होती रहेगी। अभी आगाज़ करते हैं अपने टॉपिक्स का। सबसे पहले कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल, उस पर बात करेंगे। लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है और जो डेडलाइन थी वो भी गुजरी, उसके बाद की क्या सूरत हाल है और आगे क्या सूरत हाल होने जा रही है, उस पर डिटेल से बातचीत की जाएगी। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया एक रोज़ कबल और एक बॉक्सर की डेथ हो गई और उसके हवाले से भी बात करेंगे। वो क्या माजरा था, क्या मामला पेश आया, कैसे चोट लगी और वो बॉक्सर कौन थे। उसके अलावा एक ऐसी स्टोरी आपके साथ आज हम शेयर करेंगे जिसमें हम कोशिश करते हैं कि रोज़ कोई इंस्पायरिंग स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए। और एक ऐसे ही दस्तरखान है, एक मुनफरिद किस्म का दस्तरखान बनाया गया है उन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। तो ये आज के हमारे टॉपिक से आगाज़ करें। बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल जारी है ना, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी चारों तरफ से हमें नजर आ रही है, उसकी बात करते हैं। जो सेनेट इलेक्शन करीब आ रहे हैं, अरकान असम्बली से सियासी जमातों के राब्ते जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि सेनेट इलेक्शन में अरकान हाथ उठाकर अपना वोट कास्ट करें ताकि सेनेट में अरकान की ख़रीदो फरोख्त का बाजार जो गर्म होता है, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है वो ना हो। जबकि अपोजिशन का भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन वो खुफिया राय शुमारी के लिए बज़िद है और अपोजिशन चाहती है कि जिस तरीके से पहले वोट कास्ट किए जाते हैं सेनेट इलेक्शन में उसी तरह से किए जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अरकान असम्बली से राब्तों के बाद पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं उन्होंने भी ये दावा कर दिया कि हुक्मरान जमात के 25 MNAs जो हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं और सेनेट इलेक्शन के नताइज के बाद ही मालूम होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या नहीं। बिल्कुल अच्छा, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM के सामने तजवीज़ रखी है कि वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने के लिए तहरीक अदम एतमाद ही लाई जाए, वो इसी पर बज़िद हैं और नून लीग और JUI इस तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं है और JUI को खदशा है कि अपोजिशन अरकान इस तहरीक का साथ नहीं देंगे। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी क्या रुख इख्तियार करेगी और हुकूमत इन मामलों को किस तरह लेकर आगे चलती है। तो पाकिस्तान तहरीक साहब की रहनुमा और मामले खुसूसी बराह इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ही हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जाना ये चाहते हैं कि रहनुमा पार्टी फैसल करीम कुंडी ने यह दावा किया है कि हुकूमत के 25 MNAs उनके साथ राबते में हैं, तो क्या सेनेट इलेक्शन में एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म होने जा रहा है? फैसल करीम कुंडी साहब दिन में अगर ख्वाब देख रहे हैं तो इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है और अगर 25 MNA उनके साथ होते तो अब तक वो तहरीक अदम एतमाद ला चुके होते। ये दीवाने की बड़के हैं और ये वो हसीन दावे हैं जिनकी कोई तबीर नहीं है और ये वो ख्वाब हैं जिनको अल्टीमेटली बिखरना है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में ये बारी बारी जिस तरह से बयानिए भी बदल रहे हैं और उनकी सूरत हाल भी बदल रही है और उनके अपने मजाज भी बदल रहे हैं और उनके हालात भी बदल रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे अक्सरियत जो है वो नैब को जवाबदेह है और नैब पका रही है उन्हें, तो ये अपनी अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। तो अगर इनके बाजू में ताकत होती और इन तिलों में को तेल होता तो ये सड़कों पे छोटी छोटी जलसियां करा के दर बतर धक्के ना खा रहे होते
पार्लियामेंट के आइनी फोरम पे ये आइनी तरीके से आइनी तरमीम लाते और हुकूमत उसका फिर सामना। फिरदौस साहिबा, अपोजिशन तो शो ऑफ हैंड की मुखालफत कर रही है, जबकि वज़ीर आज़म बज़िद हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए ही सेनेट का इलेक्शन हो। लेकिन अगर इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया जाता है तो हुकूमत के पास फिर मज़ीद क्या ऑप्शंस बचे हैं? ये चाहती है कि तमाम मेंबरान जो है अपने ज़मीर के आवाज़ को सुनते हुए रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें, और शो ऑफ हैंड एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए करप्शन और उन करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने अपने ही MPs के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए साबका जो सेनेट इलेक्शन था उसमें उन्हें पार्टी से निकाला और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की। लिहाजा जो हमारा अज़म है कि हम शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएं। अपोजिशन अगर उस आइनी और कानूनी रास्ते में रुकावटें डालती है और इस अहम अवामी इशू पे साथ देने की बजाय वो इससे लातल्की करती है और इस में रखने डाल के इस अमल को होने से रोकती है, तो अवाम की अदालत के अंदर सब के चेहरे फिर बेनकाब होंगे कि किसने इस मुल्क के अंदर अदारों से करप्शन के खात्मे और अवामी नुमाइंदों को सबसे पहले एक रोल मॉडल बनने के लिए एक रेसिपी दी, रोड मैप दिया और एक वे फॉरवर्ड दिया। तो अगर वो किसी वजह से हमारी अददी अक्सरियत सेनेट में ना होने की वजह से वो तरमीम जो है वो मुस्तरद होती है, तो यकीनन कानून पे अमल करना हमारा फ़र्ज़ है और ज़िम्मेदारी भी है। तो जो कानून होगा उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन अभी चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस हवाले से केस जो है वो पेंडिंग है और हम सुप्रीम कोर्ट से भी रहनुमाई लेंगे और उनकी दी हुई गाइडलाइंस के मुताबिक फिर अगला लाए अमल। डॉक्टर साहब, गफूर हैदरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी की इन हाउस तब्दीली पर तबसरा करते हुए कहा है कि साबिका तजुर्बात की रोशनी में इस वक्त इन हाउस तब्दीली की हिमायत नहीं कर सकते जब तक जीत का 100% यकीन नहीं हो जाता। तो PDM की क़यादत में एतमाद का फुकदान है वो हम देख सकते हैं। आप क्या मुस्तकबिल देखती हैं इनका? समझते हैं कि मौलाना गफूर हैदरी साहब मौलाना फजलुर रहमान की ज़बान बोल रहे हैं और वो समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो ने जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के मज़ीद उनकी रसवाई का बंदोबस्त करना चाहते हैं तो उससे वो कन्नी कतरा रहे हैं। लेकिन इमरान खान और हमारी टीम और मौजूदा हुकूमत अपोजिशन की हर चाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन अपोजिशन जो हमारे ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाना चाहती है वो एक दूसरे पे अदम एतमाद कर रही है, और वो क़यादत जब एक दूसरे पे अदम एतमाद करने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि उनका एजेंडा कौमी नहीं, उनका एजेंडा ज़ाती है और वो ज़ाती एजेंडे के तहत इस हुकूमत को नीचा दिखाना चाहते हैं जो उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और इमरान खान डट के जम के अपनी क्रीज पे खड़े हैं और आवाम की खिदमत और पाकिस्तान की फलाह बहबूद के जो मंसूबे हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिश हैं। और ये मौलाना गफूर हैदरी साहब हों या PDM की बाकी क़यादत, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, और सिर्फ माहौल ऐसा गर्म किया जाए कि उनको भी पता है कि पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये सिर्फ हाथी के दांत है जो खाने के और है और दिखाने के और है। अपोजिशन क़यादत एक दूसरे पर अदम एतमाद कर रही है और इस अदम एतमाद का फ़ायदा जो है वो सिर्फ हुकूमत को पहुंच रहा है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और एक बड़ी अहम बात उन्होंने की कि अगर इनके साथ 25 MLAs इनके राब्ते में होते जैसे कि फैसल करीम कुंडी साहब दावा कर रहे हैं तो अब तक ये तहरीक अदम एतमाद ला चुके होते, लेकिन अभी तक गुरेजा है वो तहरीक लाने। बिल्कुल ऐसी है। अभी बहरहाल अब आगे जाके क्या होता है इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस एक अहम खबर शामिल करेंगे, एक अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया, उसके हवाले से बात करना चाहेंगे। G11 में ट्रैफिक हादसा हुआ जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हुए, उनकी हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ज़ख्मी शहरी की मदयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि कशमाला तारिक के बेटे अजलान को इस मुकदमे में नामजद किया गया है। हादसे में आपको ये भी बताते चलें कि 4 दोस्त हैं
जो कि जाँ बहक हो गए थे। बिल्कुल, FIR का मतन जो है वो ये सामने आया है और कुछ डिटेल्स इन नौजवानों की सामने आई हैं जो जाँ बहक हुए। वो ये कि ये नौजवान मानसहरा से ताल्लुक़ रखते थे और ANF का टेस्ट देने के लिए यहाँ पर आए थे और उनके साथ ये हादसा पेश आया है। आसिया कौसर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे डिटेल्स जानते हैं मज़ीद। आसिया, बताइएगा ये क्या मतन है मज़ीद FIR का और किस किस को नामजद किया गया है? जी शुक्रिया। G11 में गुज़िश्ता रोज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 4 दोस्त जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। एक जीप ने जो है वो टक्कर मारी मेहरान को और मोटरसाइकिल को, जिसमें जीप की टक्कर से मेहरान गाड़ी में सवार 4 नौजवान जो है वो मौके पर जाँ बहक हो गए। एक मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हुआ जिसे टिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था और FIR जो है वो उनके खिलाफ दर्ज कर ली गई है। जख्मी जो था मोटरसाइकिल सवार, उसकी मदय्यत में FIR दर्ज की गई है। FIR में कशमाला तारिक का बेटा जो है वो अजलान, उसको भी नामजद किया गया है और मुकदमा वाकये में जख्मी होने वाले शहरी की मदय्यत में दर्ज किया गया। हादसे में 4 दोस्त जो है वो जाँ बहक हुए और पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि कशमाला तारिक के शोहर भी इस गाड़ी में सवार थे और ऐसे SP सरफराज विर के मुताबिक जो है वो गाड़ी की बैक सीट पे बैठे हुए थे और जख्मी हुए और बादशाह निजी हॉस्पिटल में उन्होंने अपना इलाज भी करवाया। ठीक है आसिया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो पेश आया बॉक्सिंग के रिंग में। बॉक्सिंग जिसको कहा जाता है कि ये ख़तरनाक खेल है। रिंग में लड़ते हुए पास्ट में हमने देखा है, हिस्ट्री हमने देखा है कि कई बॉक्सर मौत की वादी में उतर चुके हैं और हफ्ते की शाम कराची में होने वाले निजी क्लब के बॉक्सिंग इवेंट में इंटरनेशनल बॉक्सर असलम खान के साथ भी ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। जी बिल्कुल, चेहरे पर उनके मुक्का लगा जिसके बाद वो गिरे और फिर उठ ना सके। उनकी मौत से बॉक्सिंग की दुनिया में गम की लहर है और बॉक्सर असलम खान और वली खान के दरमियान फाइट के आखिरी राउंड के दौरान, ये आखिरी राउंड था, उसके दौरान ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब असलम खान मुक्का जबड़े पर लगने के बाद रिंग में गिर पड़े और इस दौरान रेफरी ने गिनती के ज़रिए फ़ाइट ख़त्म की, लेकिन असलम खान जब होश में नहीं आए तो उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो वफात पा गए। बिल्कुल, मोहम्मद असलम खान के कोच सरदार मोहम्मद काकड़ उस मैच के मौके पर मौजूद थे और उन्होंने ये बताया कि मोहम्मद असलम 81 किलोग्राम की कैटेगरी में बॉक्सिंग करते थे और गुज़िश्ता 4 साल से उनके ज़ेरे तरबियत थे और कुछ मज़ीद भी उन्होंने बताया कि वो एक सख्त जान बॉक्सर थे और गुज़िश्ता 3-4 सालों के दौरान उन्होंने सिर्फ एक मुकाबला जो है वो हारा है और वो मिस्र में एक फ़ाइट हुई थी, वो उन्होंने हारा था। इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल मुकाबलों में उन्होंने हिस्सा लिया है उसमें वो जीते ही थे। कांटेदार उन्होंने बताया था कि फ़ाइट रही थी, काफ़ी सख्त मुकाबला होता जिसके बाद वो हारे थे। वो बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार जो हैं वो उनके दोस्त, उनकी फैमिली के साथ मौजूद है। पहले उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके घर वाले क्या कहते हैं। उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद वसीम बॉक्सर मौजूद होंगे, उनसे हम कुछ इस बारे में बात करेंगे कि क्या जो है कौन जिम्मेदार है और जो प्रॉपर गाइडलाइन मौजूद नहीं होती, सेफ्टी मौजूद नहीं होती, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। अब्दुल जब्बार, ओवर टू यू। शुक्रिया आयशा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के इलाके ज़िले पशीर में, जहाँ से गुज़िश्ता रोज़ी असलम खान को यहाँ उनकी तदफीन की गई और इस वक्त उनका फातिहा ख्वानी उनके लिए उनकी रिहाइशगाह पर जारी। उनके तीनों भाई इस वक्त फातिहा ख्वानी पर बैठे हैं। उनके एक करीबी दोस्त मोहम्मद बिलाल जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, जो उनके साथ बॉक्सिंग क्लब में होते थे और बचपन से ही वो एक साथ यहाँ पे होते थे और उनका ये भी मौक़िफ़ है मोहम्मद बिलाल का कि वो जो इंटरनेशनल फ़ाइट्स थे और उसके अलावा जो प्रोविंशियल सतह पर जो फ़ाइट्स होते थे वो उनके साथ रहते थे। हम उनसे ये जानते हैं कि वो उन्होंने असलम खान को कैसे पाया और वो उनके साथ किस तरह गेम्स खेलते थे। अच्छा बिलाल, आप बताएं कि आप उनके साथ थे, एक अरसा आपने उनके साथ गुजारा, तो वो आपके साथ किस तरह रहे और वो फाइट्स किस तरह करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ आप सबसे कि मेरे गांव वाले मेरे साथ 2 साल था और अगले साल वो दूसरे के साथ था। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा फाइटर था। पता नहीं ये रेफरी किस तरह गलत फहमी की थी। अगर ये फाइट के दरमियान था और उसने ये सब कुछ क्यों मालूम नहीं किया कि ये टेंशन ही है, आसाब है, क्या चीज़ है, कोई इन्हें इंजेक्शन लगा दिया किसी और ने, ये क्या किया था उसने के साथ। अगर ये सारे फाइटिंग उसने किया था अच्छी तरह किया, बहुत अच्छी तरह फाइटिंग किया था, लेकिन एक दफ़ा इसने वो चैलेंज किया था कि आप मेरे साथ ये मुकाबला करें। ये दोनों क्या मसला था अभी मुझे भी मालूम नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ। आप तो वहाँ पर थे, आपने देखा फाइट किस तरह हुई, आप उनको किस तरह जानते थे, किस तरह वो गेम खेलते थे, वो फाइट्स किस तरह करते थे, आप ये बताएं। मैं माशाल्लाह तो वो तो बहुत अच्छा फाइट करता है। सब बलूचिस्तान वालों को मालूम है कि ये असलम खान माशाल्लाह बहुत अच्छा फाइटर था। सारे एकेडमी वाले उसको सपोर्ट करते हैं।
अच्छा, आप उनके रिश्तेदार भी हैं दूर के और उनके फैमिली नेबर भी हैं, तो आपने क्या देखा वहाँ पे जो सूरत हाल था? घर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? उनके बच्चे हैं, ये बताया जा रहा है कि 2 बच्चे छोटे, तो फैमिली पोजीशन कैसी है उनकी? फैमिली पोजीशन तो ये है सर, इसका 2 बेटे अभी शादी होने वाला है, 3 साल शादी होने वाला है सही। अभी 2 बेटे रहने और 3 भाई है, 4 बहन है मेरे ख्याल से। अभी घर का माहौल तो ऐसा है, ये सारे भाई बेरोज़गार है। बस आप लोगों से ये मेरा ये ख्वाहिश है, मेरा ये अपील है आप लोगों से कि ये 3 भाइयों में एक से अपनी डिपार्टमेंट लगा दो सही, क्योंकि ये सारे गांव वाले उसको देखते हैं कि ये गरीब लोग हैं, ये खुद प्रैक्टिस करते गाँव, ये गांव का सबसे सरबराह था, बाप भी पहुंच गया है इसका। अभी ये कौन है, कौन करता है ये सब चीज़? सब बेरोज़गार है भाई। मेरे ख्याल इसका जो एक भाई मौलवी है, एक भाई काम करता है रोज़ाने का, एक भाई है जैसा घर का रोटी ला लेते सही। मेरे आप लोगों से ये अपील है कि इसका ख़ास तौर पर 1 या 2 इसको लगा दो ना सही। बिल्कुल, जैसे कि बिलाल का यही कहना था कि जो घर का वाहिद कफील थे मोहम्मद असलम खान, और वो जो सहारा था घर का, वो छिन गए से। उनका यही मुतालबा है कि उनके फैमिली के जो दीगर अफराद, उनके जो भाई है छोटे, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, गवर्नमेंट की जानिब से माली इमदाद की जाए ताकि वो अपने घर को चला सके। जी, अब्दुल्ला ज़ाहरी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए और कुछ डिटेल्स कि उनकी फैमिली की क्या इस वक्त सिचुएशन है असलम खान की, वो उनके दोस्त ने हमारे साथ शेयर किए। और हम उम्मीद ये करते हैं कि गवर्नमेंट अगर इस वक्त देख रही हो, कोई नुमाइंदा देख रहा हो, तो ना सिर्फ असलम खान के अहल खाना से जाकर ताज़ियत की जाए, उनको ये यकीन दिलाया जाए कि गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी हुई है, बल्कि किसी न किसी तरह से उनकी मदद भी की जाए, क्योंकि वो घर के वाहिद कफील थे। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद वसीम, स्टार बॉक्सर हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि आखिर कमियां कहाँ पर हैं, सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो क्यों नहीं लिए जाते और रिस्पॉन्सिबल कौन है। वसीम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन असलम खान के साथ जो हुआ वो हम सब जानते हैं। वहाँ पर मौजूद दीगर खिलाड़ी जो हैं उन्होंने शिकवा किया कि रेफरी ने उनको मुक्का लगने के बाद जो प्रोटोकॉल था उसके मुताबिक असलम को उल्टा नहीं लिटाया, बल्कि काउंटडाउन शुरू कर दिया। आप क्या समझते हैं, क्या इस साने की जिम्मेदारी रेफरी पर आयद होती है? देखिए, ये एक बड़ा अनप्रोफेशनल काम हुआ है। जो भी जिन्होंने ये इवेंट कराया और जो ये इवेंट करा रहे हैं, इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में इनको रोकना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो बॉक्सर्स होते हैं, इवन मैंने तो वीडियो देखी, मुझे तो दोनों फाइटर्स बॉक्सर लग ही नहीं रहे थे। पता नहीं उनकी मेडिकल हुई थी या नहीं हुई थी। मेडिकल्स मींस मतलब मैं ये नहीं कहता कि फ़ाइट से पहले मेडिकल्स होती हैं। फ़ाइटर्स को पहले चेक करते हैं, 1 हफ़्ता पहले उनकी जो है MRI होती है, उनकी पूरी बॉडी की मेडिकल होती है, उसके बाद उनको लाइसेंस इशू किया जाता है। इन बॉक्सरों को मैंने देखा भी नहीं था, लेकिन एक जो भी हुआ है ये काफ़ी गलत हुआ है। अच्छा वैसे बॉक्सिंग ख़तरनाक खेल है, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या जो मुल्क में इवेंट्स होते हैं, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए सहूलियात वहाँ पर होती हैं मुयस्सर? बिल्कुल भी नहीं। मैंने लास्ट टाइम ख़ुद यहाँ लाहौर में फ़ाइट की थी, बड़ा इवेंट था, जो मैंने एक चैम्पियन को बीट किया था। तो हम तो एक बड़े मतलब एक आमिर खान प्रमोशन थी, उसके तहत आए थे। हमने तो अपना सब कुछ, लोग भी हमारे बाहर के थे, उन्होंने इनको ऑर्गेनाइज़ की थी जो इवेंट को। तो काफ़ी पाकिस्तान में काम करने की ज़रूरत है, तो हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह फुली बेहतर हो यहाँ पर बॉक्सिंग। वसीम, असलम ने 10 साल तक लाइट वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग की, लेकिन जिस मैच में उनके साथ ये वाक़या पेश आया वो लाइट हैवी वेट कैटेगरी में रजिस्टर होकर मैच खेल रहे थे। तो क्या आपके ख्याल में उनके लिए कैटेगरी का इंतखाब दुरुस्त नहीं किया गया था, जो हादसे की वजह बना? तो ये नहीं लग रहा था कि ये जो फाइट थी ये लाइट वेट का था, ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। अगर ये असलम, मुझे नहीं पता कि इस लाइट वेट का फाइटर था, लेकिन इसके अगेंस्ट जो इसके ओपोनेंट थी, आई थिंक वो तो मुझे हैवी वेट का लग रहा था, वो काफ़ी बड़ा था। तो मुझे नहीं पता कि लाइट वेट का फाइटर है और ये किस वेट डिवीज़न में फ़ाइट हुई है। अच्छा वसीम, बॉक्सर मोहम्मद असलम मरहूम इलेक्शन कमीशन में दर्जा 4 के मुलाजिम और घर के वाहिद कफील थे, तो उनकी जो मौत है वो अहले खाना इससे दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। तो क्या जाना ये चाहते हैं बॉक्सिंग फेडरेशन का कोई ऐसा ज़ाब्ता है कि असलम के अहले खाना के लिए कोई वजीफ़ा इन्हें मिल सके? बॉक्सिंग फेडरेशन का कोई इनके साथ ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि वो एमेचर बॉक्सिंग का है फेडरेशन। तो उन्होंने ख़ुद ही वीडियो बना के इन्होंने
टीवी पे चलाई है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, इस इवेंट से जिन्होंने कराया ये PBC पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग काउंसिल का है जिन्होंने ये इवेंट कराया है। अभी पता नहीं कि वो लोग किधर हैं, आई थिंक उन्होंने अपने फ़ोन्स बंद किए हैं, तो उनसे पूछा जाए कि आगे जाकर इनके लिए क्या कर सकते हैं इस फाइटर के लिए। बहरहाल ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह जो बॉक्सर्स होते हैं दीगर कंट्री में, जैसे कि मैं स्कॉटलैंड रहता हूँ, तो वहाँ पर इस तरह एक बॉक्सर के साथ हादसा हुआ था, तो उसके फैमिली को काफ़ी ज़्यादा जो ब्रिटिश बॉक्सिंग बोर्ड है उन्होंने पे की थी। तो ये तो जो PBC है उनको ये उनकी जो है अथॉरिटी है कि वो इसको चेक करे और उसकी फैमिली को जो है लुक आफ्टर करे। ठीक है, कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आयशा, सवाल वही है कि ऑर्गेनाइजर्स कौन थे, वो अभी कहाँ पर हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? क्योंकि ये तो बात की बात है कि इनके अहल खाना के लिए क्या किया जाता है। पहला जो अभी काम बनता है वो ये बनता है कि उन्हें ढूंढा जाए, उन्होंने ये जो इवेंट करवाया उसकी तमाम जो से पहले बॉक्सिंग फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसा कि वसीम भी कह रहे थे कि स्कॉटलैंड में इस तरह से एक बॉक्सर के साथ वाक़या पेश आया था, तो उसके घर वालों को फैसिलिटेट किया गया था फाइनेंशियली। तो असलम खान के घर वालों को इस वक्त ज़रूरत है, एक तो उन्होंने अपने बेटे को खोया, दूसरा गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, तो उनको किसी ना किसी तरह से फैसिलिटेट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब, और कुछ यूँ हैं कि भूखे को खाना खिलाना एक अफजल अमल है और पाकिस्तान खुशकिस्मती से उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पर मुखय्यर हजरात खुले दिल से गुरबा की मदद करते हैं। और ऐसे ही एक बड़े दिल के मालिक इंसान हैं लाहौर के शाहिद नवीद, जो ये कार खैर एक नए अंदाज में कर रहे हैं। बिल्कुल, और गरीब की दाल रोटी के बजाय बर्गर, सैंडविच और फास्ट फूड से उसकी तवाज़ो करते हैं। ये सब कुछ कैसे चल रहा है? गुलाम मुर्तज़ा जो है उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपकी शाहिद नदीम से मुलाकात भी करवाएंगे। लाहौर का रिहायशी शाहिद नवीद ठिठुरती सर्दी में 2 वक्त की रोटी कमाने वालों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। रात के औकात में सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्राइवर्स, रेडीबान, पंचर लगाने वाले और मुस्तहिक अफराद में महंगे ब्रांड्स के बर्गर, शवारमा और पिज़्ज़े तकसीम कर रहा है। शाहिद नवीद ने मेहनत कश तबके की खिदमत को अपना मिशन बना लिया है। लाहौर से शुरू होने वाला ये सिलसिला अब 10 शहरों तक फैल चुका है। अच्छा खाना मिलने पर मुस्तहिक अफराद की खुशी दीदनी है। कहते हैं रात के पिछले पहर में मार्केटें बंद होने के बायस वो अक्सर औकात खाली पेट ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। हम रात में इतनी सर्दी में ड्यूटी करते हैं, को खाना दे जाए हमें इतनी रात में, तो अच्छी बात है। ये खाना जो है वो मिलता तो नहीं है कहीं से, लेकिन आप लोग आ जाते हैं तो हमें अच्छा खाना मैसर हो जाता है। शाहिद नवीद ने जरूरतमंदों के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खाने के दस्तरख्वान भी बना रखे हैं। शाहिद नवीद कहते हैं भूखे इंसान को अच्छा खाना खिलाना और मुसीबत ज़दा की मुश्किलात हल करना ही असल इबादत है। कैमरामैन फ़हीम हुसैन के साथ गुलाम मुर्तज़ा, GNN लाहौर। एक शहर से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब 10 शहरों तक पहुंच चुका है। डेफिनेटली इसके लिए फंड्स भी बहुत ज़्यादा लगते होंगे। और वैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई दस्तरखान होते हैं तो उसमें सादी दाल रोटी वगैरह मौजूद होती है, लेकिन बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, मेरा तो दिल कर रहा है मैं भी शाहिद साहब से रब्ता करूं, और हमने कर लिया रब्ता शाहिद नवीद साहब से। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये एक बेहतरीन तरीका है गरीब की मदद करने का। ये कहाँ से शुरू हुआ और अब तक आप बताइए कि कितने शहरों में ये निज़ाम चला रहे हैं और आपको कितनी मुश्किलात पेश आई हैं अभी तक ये करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये काम जो है वो लाहौर से शुरू किया था। उस वक्त कोई 100 के करीब लोगों से हमने इस काम का आगाज़ किया था, जो अब पाकिस्तान के 13 अजला के अंदर ये है, और इस वक्त हम तकरीबन 1000 लोगों को रोज़ाना इसी वक्त खाना खिलाते हैं। अच्छा साहब, अपनी टीम के हवाले से बताएगा कि आपकी टीम में कितने लोग शामिल हैं और ताउन कौन लोग आपके साथ कर रहे हैं? फ़िलहाल तो हम ज़ाहिर है इसके अंदर किसी से कोई माली ताउन नहीं ले रहे, लेकिन जमात इस्लामी यूथ के नौजवान जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में इसमें मेरे साथ ताउन करते हैं। रात को वो हमसे ये फूड लेते हैं और जो मुस्तक लोग हैं, रेडीबान हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन तक ये पहुँचाते हैं। अच्छा शायद अमूमन हम ये देखते हैं कि लंगर और दस्तरखान का जो इंतज़ाम किया जाता है उसमें खाना भी बड़ा सादा होता है और मकसद सिर्फ ये होता है जो भूखे हैं उनका पेट भरा जाए, लेकिन आपने मुनफरिद अंदाज़ अपनाया, इसकी क्या वजह है? इसमें हम रोज़ाना जो है ये मुख्तलिफ ब्रांड्स का खाना देते हैं, जिसमें मैकडोनल्ड्स, KFC, OPTP, पिज़्ज़ा हट, इस तरह के ब्रांड शामिल हैं। और इसके पीछे जो हमारा थीम है वो ये है कि क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड और रेडीबान जो हैं ये इनके वसाइल बहुत महदूद होते हैं
और ये इनकी ख्वाहिश ये होती है कि ये अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छा खाना खिला सकें, तो इसके लिए वो अपनी इन ख्वाहिशात की कुर्बानी देते हैं, जिसमें वो इन ब्रांड्स के खानों को अगर ख़रीदेंगे तो वो ज़ाहिर अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना नहीं खरीद पाएंगे। तो जब हम उन्हें ये देते हैं तो उनको बड़ी मसरत होती है, जिससे हमें भी बहुत दिली खुशी होती है। अच्छा, हमने ये भी सुना कि आप लोगों की मदद के लिए फूड चेन्स में फ्रीज़र रखने जा रहे हैं, तो ये क्या मामला है और ये कैसे काम करेगा? इसमें हमने इसकी दूसरी फेज़ शुरू करने जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि हम लाहौर से इसको शुरू करेंगे। लाहौर के 5 बड़े मुकामात पर हम फ्रीज़र रखेंगे और एक कैंपेन पूरी लॉन्च करेंगे कि भी आप अपने बच्चों के लिए जो लें, एक चीज़ एक्स्ट्रा ले लें, चाहे आप 50 रुपये की लें या 500 रुपये की लें या 5000 की लें, उससे उस फ्रीज़र के अंदर ड्रॉप कर दें। और दूसरी तरफ हम ये प्रमोट करेंगे कि जिसको ये चाहिए हो वो वहाँ से ले, गर्म करे और खा ले। इसी तरह हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देगा ये सारा काम करने के लिए। और भूखों की जो दुआएं उम्र लगेंगी वो तो अलग से ही होंगी, इसमें कोई शक नहीं। अभी हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और अहम टॉपिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, भंग का नाम सुनते ही दिमाग में किसी झूमते, लड़खड़ाते और कमज़ोर से शख्स की छवि जो है वो आती है जहन में। और ये सच बात है कि भंग का तवील अरसे तक नशे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा, जिसके बायस भंग काफ़ी बदनाम पौधा भी रहा है। यही वजह है कि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने जब भंग काश्त करने की बात की थी तो उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए तो हकीकत में भंग एक इंतहाई नफ़ावर चीज़ है उमर। जी बिल्कुल, भंग सिर्फ अद्वियात में इस्तेमाल नहीं होती, इसका टेक्सटाइल की सनत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हवाले से हमारी नुमाइंदा है मरीम रफ़ीक, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर असद फारूक से, जो कि चेयरमैन हैं फाइबर एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। हुकूमत ने भांग की काश्त की इजाजत दी तो फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी के फाइबर एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने भांग से कपड़ा तैयार करने का कामयाब तजर्बा कर लिया। ज़रई यूनिवर्सिटी ने भांग और फाइबर की मदद से कपड़े बनाने के हवाले से लाहौर की टेक्सटाइल ग्रुप के साथ MOU साइन कर लिया। रिसर्चर का कहना है कि 3 माह की कोशिश से उन्होंने भांग से जीन्स बनाई है। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये इसको कम्प्लीट करने में टोटल 3 to 4 मंथ्स का हमें टाइम लगा है। ये हमने US डेनिम के साथ मिलकर काम किया है। US डेनिम जो है वो पाकिस्तान की एक लीडिंग इंडस्ट्री है जो कि जीन्स बनाने और उसके ऊपर काम कर रही है। भांग की लकड़ी से रेशे उतारकर उसमें फाइबर मिलाकर धागा तैयार किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि जीन्स के इस कपड़े में 80% फाइबर और 20% भांग शामिल है, जिससे ये बेहतरीन जीन्स का कपड़ा तैयार होगा। इस तरह के फाइबर्स को प्रमोट करते जैसे कि हेम्प को हमने किया है, तो इससे जो बनने वाला हमारा फैब्रिक है वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो प्राइस है एज कम्पेयर टू प्योर कॉटन उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। पोठोहार और सियालकोट के इलाकों में कुदरती तौर पर भंग काश्त होती है। कैमरामैन रेस दिलावर के साथ मरीम रफ़ीक, GNN फैसलाबाद। डॉक्टर असद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, इंडस्ट्रियल हेम्प भांग की कोई ख़ास किस्म है या आम भांग का भी सनती इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, इंडस्ट्रियल हेम्प जो है वो भांग की एक ख़ास किस्म है। नॉर्मली जो भांग ग्रो होती है उसके अंदर टॉक्सिक लेवल्स होते हैं, THC कंटेंट्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। इंडस्ट्रियल हेम्प के अंदर जो है वो टॉक्सिसिटी नहीं होती और वो प्योर फाइबर पर्पज़ के लिए ही ग्रो की जाती है। असद साहब, भांग से फाइबर और कपड़े बनाने के हवाले से MOU भी साइन किया गया है। इस कपड़े की क्वालिटी क्या होगी, कीमत क्या होगी और क्या आम कपड़े का मुतबादिल हो सकता है? ये भांग जो है या हेम्प फाइबर जो है ये बेसिकली एक सस्टेनेबल फाइबर है। सस्टेनेबल फाइबर का मतलब ये है कि इसकी ग्रोथ के लिए इन कंपैरिजन विद कॉटन आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, आपको पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है, यानी कि इसका वाटर फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है। तो इसको पूरी दुनिया में सस्टेनेबल फाइबर गिना जाता है। अब क्योंकि टेक्सटाइल दुनिया में ये सारा का सारा अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये आफ्टर ऑयल इंडस्ट्री दुनिया की 2nd लार्जेस्ट पोल्यूटेंट इंडस्ट्री है। तो इसके लिए अब लोग जो है, जो इंटरनेशनल ट्रेंड है वो ये है कि हम सस्टेनेबल फाइबर्स को यूज़ करें और सस्टेनेबल फाइबर को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स बनाएं। तो जितने भी ब्रांड्स हैं, और पाकिस्तान क्योंकि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है और ये अपनी एक्सपोर्ट्स जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है टूवर्ड्स यूरोप एंड US।
तो दुनिया से जो डिमांड आ रही है वो ये है कि हेम्प को एज ए सस्टेनेबल फाइबर यूज़ किया जाए और उसको कॉटन के साथ ब्लेंड करके कॉटन का शेयर कम किया जाए। और जब हम कॉटन का शेयर कम करेंगे और उसकी जगह सस्टेनेबल फाइबर यूज़ करेंगे, देन ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनेगी और इसके साथ हमारी इंडस्ट्री जो है वो दुनिया में एक अच्छी प्लेस क्रिएट कर सकती है और ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान के लिए कमाया जा सकता है। अच्छा असद साहब, इस कपड़े के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जरासीम कुश होगा, तो किन बीमारियों के खिलाफ ये मुदाफ़त का काम करेगा और क्या कोरोना से बचाव में भी कुछ मदद मिल सकती है? सर्टनली कोरोना के ख़िलाफ़ तो नहीं, लेकिन हेम्प फाइबर जो है ये इटसेल्फ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो हम हेम्प को जो है वो जीन्स के अंदर जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं और उसके साथ ये है कि ये आपका फाइबर जो है वो एंटी बैक्टीरियल करैक्टरिस्टिक्स जो है वो अचीव कर सकेगा। और डॉक्टर साहब ये बता दीजिए आखिर में कि मुल्क में भांग की काश्त के लिए कौन से इलाके मौजू हैं, ये किस माहौल में पैदा होती है और क्या हम ये कह सकते हैं कि भांग जो है वो कपास का नेमुल बदल है? जो कपास है वो अब एक अपना अलहदा फोकस रखती है। यहाँ पर मकसद जो है वो कपास को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि कपास के साथ दूसरे सस्टेनेबल फाइबर्स को मिक्स करके एक ऐसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना है जिसकी दुनिया में मांग हो। कॉटन को रिप्लेस करना इसलिए भांग के साथ शायद इस तरह मुमकिन ना हो। पाकिस्तान के कौन से एरियाज़ में हो सकती है, तो पाकिस्तान का जो ज़्यादातर ये जो पोटोहार का एरिया है यहाँ से भांग की काश्त जो है वो की जा सकती है और यहाँ पर पाकिस्तान में इंडिजिनस हेम्प, जिसे हम वाइल्ड हेम्प कहते हैं, जो कि ख़ुद ब खुद ग्रो करती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। रावलपिंडी से लेके हरीपुर, एबटाबाद और ये सारा का एरिया और इसके साथ फिर हमारा सियालकोट, नारोवाल और ये कश्मीर का जो एरिया है, इस तरफ ये सारी की सारी खुद रो वाइल्ड हेम्प ग्रो करती है। और हमने जो है वो वाइल्ड हेम्प की जो स्टिक्स हैं उससे फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया है और उसके साथ हमने जो है फैब्रिक बनाया है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो ऑलरेडी वाइल्ड हेम्प ग्रो कर रही है हम उससे जो है वो फाइबर्स बना भी सकते हैं और उसको फाइबर कपड़े में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद फारूक हमारे साथ मौजूद थे। और अगर आप महफूज रहना चाहते हैं जरासीम से तो भंग वाली पैंट और भंग वाले कपड़े पहने। उमर, क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल से तो ख्याल बेहतरीन है, बहुत अच्छा ख्याल है। और कोई भी आपसे पूछे ना आपने कौन से कपड़े पहने हैं तो भंग वाली पैंट, भंग वाले पहने, ये ना आपको पुलिस रास्ते से पकड़ के ले जाए कि आप किधर भंग में नहीं फिर रहे। बहरहाल अभी हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे एक स्टंट मैन से जो कि हम हल्क भी कह सकते हैं, हल्क भी कह सकते हैं, लिया से इनका ताल्लुक है और हमारे बड़े अपने ये हल्क हैं। एक ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे। वेलकम बैक। और अब शो के आखिर में आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तानी हल्क हैं आयशा और लिया से इनका ताल्लुक है, स्टंट मैन है और जिस्म इतना ताकतवर है कि देखने वाला रश करता है। सीने पर सीमेंट और बर्फ के ब्लॉक तोड़ना, कंधा मारकर सीमेंट की स्लाइड्स तोड़ना, पिशानी पर ईंटें तोड़ना, ये सब इनके बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल। और आज हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार खान न्याजी। उनको अगर लोहे की मजबूत तरीन जंजीरों में जकड़ दिया जाए ना उमैर, तो ये चंद मिनटों में उसको तोड़ लेते हैं और दुनिया के कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं। आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपना जिस्म इतना मजबूत कैसे बनाया है, क्या टिप्स हैं, क्या वजह है और किस तरह से किया है। हम भी थोड़ा सा ज़रा जान देते हैं उनसे। न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज आपके टैलेंट के हर तरफ चर्चे हैं, ये बताएं कि आपने ये महारत किस तरह से हासिल की है? ये कोई कुदरती सलाहियत है या बाकायदा इसकी मशक करते हैं? जी, मैं 14 साल से मेहनत कर रहा हूँ। मैं देसी एक्सरसाइज भी करता हूँ, जिम वगैरह भी करता हूँ। 50 किलो की तो मेरे पास कस्सी है जो मैं चलाता हूँ, जिसमें बिल्कुल लोहा हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे इंशाल्लाह जल्द ही मुझे मौका मिलेगा, मुझे लग रहा है। आपके चैनल के ज़रिए मुझे इंशाल्लाह मेरी आवाज़ बने। आप पूरी दुनिया में मेरी आवाज़ जा रही है, मुझे कहीं से कुछ स्पॉन्सर करेगा इंशाल्लाह। अगर मुझे पाकिस्तान की हुकूमत मुझे सपोर्ट करती है तो मैं तो मुझे क्या, बहुत सारे और भी नौजवान हैं पाकिस्तान में जो दर बदर भटक रहे हैं, उनको तो अभी तक सपोर्ट किसी ने नहीं किया। अगर उनको भी मौका मिले तो हम सब मिलकर पूरे पाकिस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी तक कितने रिकॉर्ड बना चुके हैं और मजीद कौन कौन से टारगेट्स हैं आपके? जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड 16 स्लेपें तोड़ी हैं किसी गोरे ने कंक्रीट की सीने पे, तो मैंने 20 तोड़ी हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 बर्फ़ के ब्लॉक किसी गोरे ने तोड़े हैं, मैंने वो 6 तोड़े हैं। शोल्डर के साथ 13 बर्फ़ के ब्लॉक जेड एंडरसन है चाइना का, उसने तोड़े हैं। मैंने बर्फ़ के 14 ब्लॉक्स तोड़े हैं 1 सेकंड के अंदर।
और मैंने जो माथे पे ईंटें तोड़ी हैं या सरिये टेढ़े किए हैं, और मेरे बहुत सारे और भी स्टंट हैं जो वर्ल्ड लेवल के हैं, ये 3-4 हैं। और अगर मुझे कहीं पे मौका मिले या मुझे प्लेटफार्म मिले तो मैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूं जो आज तक ना किसी ने देखे होंगे ना सुने होंगे। नियाज़ी साहब, जिस किस्म के स्टंट्स आप दिखाते हैं, दुनिया भर में जो रियलिटी टीवी शोज़ होते हैं उनमें बहुत मांग है उनकी, तो आपको कोई टीवी शोज़ में ऑफ़र हुई है या आपने कोई जाने का इरादा किया? नहीं जी, किसी शो में मुझे मौका नहीं मिला। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ GNL वालों का, जिन्होंने मेरी आवाज़ बने हैं। जो हालांकि मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे पहले बहुत सारी वीडियोस मेरी आती रहती है, मगर मुझे कहीं प्लेटफार्म नहीं मिला। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ GNL वालों का कि इन्होंने मुझे मौका दिया और हमारा टैलेंट पूरी दुनिया में उजागर किया इन्होंने। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक मुझे मज़ीद कहीं अच्छा प्लेटफार्म मुहैया होगा तो मैं इंशाल्लाह इससे भी बढ़ के कुछ करके दिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया। सरदार खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती है और डेफिनेटली आपको ज़रूर मौका मिलेगा और तरक्की करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और हम तो कोशिश करते हैं कि रोज़ आपकी किसी न किसी ऐसे टैलेंट से मुलाकात करवाएं जो कि छुपा हुआ है। और ऐसे एक चीज़ मैं अक्सर मिस करता हूँ कि पाकिस्तान में स्पेशली कि हम देखते हैं कि ऐसे रियलिटी शोज़ नहीं जो कि दुनिया भर में हो रहे हैं, उसकी कमी है। ऐसे रियलिटी शोज़ होने चाहिए, हमारे जो एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं उन्हें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसे शोज़ करवाएं ताकि ऐसा जो हिडन टैलेंट है वो सामने आए। इसके साथ ही वक्त खत्म हो गया हमारे शो का। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।